अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HEC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हमने बोश आजीवन के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा ऑडिटिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग क्या होता है। बेसिकली हम फोकस करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग के ऊपर। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग क्यों की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्टेप्स हैं ऑडिटिंग के और फ़ायदा क्या है हमारे ऑडिटिंग का। देन लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिटिंग की टाइप्स क्या होती हैं, इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग क्यों होती है, और इस तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करते हैं ऑडिटिंग को। ऑडिटिंग बेसिकली हमारे पास एक सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। बेसिकली आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं और आपको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या करना है, ऑडिट करना है। अब याद रखें यहाँ पे कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट जो है वो आपकी फाइनेंशियल ऑडिट से एक मुख्तलिफ चीज़ है। हम उर्फ आम में अपने डेली लाइफ में एक नाम सुनते हैं, एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं ऑडिटिंग की, और हम हमेशा उसको जो है कोरिलेट करते हैं अपने फाइनेंशियल ऑडिट के साथ। अब फाइनेंशियल ऑडिट एक अलग चीज़ है और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट एक अलग चीज़ है। फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर आप फाइनेंसिस पे जो है फोकस कर रहे होते हैं, और ड्यूरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट जो है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस और अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर जो है वहाँ पे फोकस कर रहे होते हैं। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट है वो आपके एक सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिवाइज्ड एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। बेसिकली हम वहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम की जो है वहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं, उसकी इवेल्युएशन कर रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे थे, आया हमने उसे अचीव किया कि नहीं किया। बेसिकली जो ऑडिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लैकनेस के ऊपर, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लैकनेसेस होती हैं, जो कमियाँ होती हैं, उनके ऊपर ऑडिट क्या कर होता है, फोकस कर होता है। एक बड़ा ही मशहूर कॉल ऑडिटर्स का बड़ा मशहूर है, वो एक ही बात हमेशा करते हैं, कैन यू शो मी, कैन यू प्रूव इट। आप कोई भी बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली बोलेंगे कि या आप मुझे दिखा सकते हैं इस चीज़ को, या आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक इसका स्कोप है, इसका गोल है, और वो इसका गोल है कि हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उनके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, पॉसिबल सजेशंस प्रोवाइड करनी, ताकि उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए आगे बढ़ सकें। ऑडिट की तरफ बढ़ने से पहले हम एक डिफरेंस देख देते हैं कि डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। ऑडिट क्या होता है और इंस्पेक्शन क्या होता है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस पहले देख लेते हैं। जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑडिट को इंस्पेक्शन के साथ क्या कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं। जनरली अपने जहन में ये रखें कि इंस्पेक्शन जो है आपके ऑडिट का ही एक पार्ट है। इंस्पेक्शन जो है आपके ऑडिट का ही एक हिस्सा है। इंस्पेक्शन हमेशा लो प्रोफाइल होते हैं, जनरल इन नेचर होते हैं। जैसे इंस्पेक्शन क्या करते हैं हम वहाँ पे उसमें वर्क प्लेस को चेक कर लेते हैं। हम बेसिकली इंस्पेक्शन के अंदर 4 P's को डिस्कस करते हैं। 4 P's हम कवर करते हैं, पीपल, प्रोसीजर, आपका जो है वहाँ पे जो आपका प्रोसीजर है, आपका पीपल आपके आगे वहाँ पे, ठीक है, आपकी प्रेमिसेस आपकी आ गई। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे कवर कर रहे होते हैं, किसमें, इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन जो है वो चेक करता है आपकी वर्क प्लेस को। आपका वर्क प्लेस इंस्पेक्शन है तो आपकी वर्क प्लेस को कवर करेगा। आपकी रिकॉर्ड कीपिंग चेक की जा सकती है उसमें। यूजुअली एक क्विक प्रैक्टिस है और कोई भी बेसिक कॉम्पिटेंसी रखने का बंदा जो है इंस्पेक्शन वो कर सकता है। इंस्पेक्शन चूँकि आपके इंटरनल लोग कर रहे हैं और कोई भी आपका मैनेजर वगैरह कर रहा है उसके ऊपर, तो जिसको 1 डे कोर्स अगर आपने कराया तो वो इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इस वजह से ये लो कॉस्ट होता है हमारे पास। इसके साथ साथ इसके लिए जो है आपको हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज चाहिए, बेसिक कॉम्पिटेंसी चाहिए, और दूसरे नंबर पे ये आपके ऑडिट का ही एक हिस्सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि और जो इंस्पेक्शन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल रियलिटीज़ के ऊपर जो है वो लाइक करता है, और वो फोकस करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वहाँ पर जो उसकी रियलिटी होती है उसके ऊपर। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं जी ऑडिट। अब ऑडिट जो है बड़ी एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और एक डिटेल्ड एक्टिविटी है। अब आगे हम इसका प्रोसीजर जब पढ़ेंगे तो आपको मजीद एक्सप्लेन हो जाएगी, चीज़ मजीद ऑब्वियस हो जाएगी। ऑडिट फोकस करता है आपके एग्जामिन करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी सेफ्टी प्रोसीजर्स, वर्कर्स को इंटरव्यू करेगा, वेरीफाई करेगा स्टैंडर्ड जो आप फॉलो करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे आप ISO 45001 सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका ऑडिट किया जाता है। तो वो वहाँ पे क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स आपके पास होने चाहिए, आया वो स्टैंडर्ड्स आपके पास मौजूद हैं कि नहीं मौजूद वहाँ पे। कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस, ऑडिट के ऊपर आपका एक टाइम लगता है, एक लंबा प्रोसेस है। इसके ऊपर अब ऑर्गेनाइजेशन साइज पे भी डिपेंड करता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो मजीद ज़्यादा टाइम उस पर लगेगा। यूजुअली एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसके लिए अगर आपने जो है थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ है, एक्सटर्नल ऑडिट आप करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका वहाँ पे क्या लग रहा है, मजीद आपका उस पर एक एक्सपेंस लग रहा है और उनको आपने हायर। और इसके साथ साथ
आपको एक ऑडिट करने के लिए हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए। कोई भी बेसिक स्किल का बंदा ऑडिट नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ऑडिट जो किया जाता है वो एक टीम बेस्ड अप्रोच के थ्रू किया जाता है, क्योंकि उसने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम को उसने देखना है और वो उस मैनेजमेंट सिस्टम के पीछे देखता है कि क्या वहाँ पे मसाइल हैं, रूट काजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उनको हाईलाइट करने के लिए तो एक टीम बेस्ड अप्रोच के थ्रू ऑडिट वहाँ पे किया जाता है। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि ऑडिट एक मजीद डिटेल्ड एक प्रोसीजर है जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी रियलिटी को क्या किया जाता है वहाँ पे देखा जाता है। अब ऑडिट के कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के अंदर ऑडिट को कंप्लीट किया जाता है। उसमें आते हैं, सबसे पहले आता है जी प्री ऑडिट प्रिपरेशन। ऑडिट से पहले की कुछ प्रिपरेशन होती हैं हमारे पास। अभी मिसाल के तौर पे आपको ये पता चला है कि आपका ऑडिट आना है, मिसाल के तौर पे जनवरी में ऑडिट आना है और करंटली आप जो है दिसंबर के महीने में आप लोग बैठे हुए हैं। तो आपके ऑडिट आने से पहले उसने ऑडिट ने जो है आपको 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, हफ्ता पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई ऑडिट आपका आने लगा है। तो उससे पहले आपने कुछ प्रिपरेशंस करनी है, कुछ ऑडिट की कुछ डिमांड्स होंगी। सबसे पहली चीज़ उसका टाइम स्केल, टाइम आपको बता दिया कि कब आने वाला है। स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब दायरा कार क्या होगा ऑडिट का। अंडर द ऑडिट वो किन चीज़ों को कंप्लाई करेंगे, किन चीज़ों को वो कवर करेंगे, वो आपको बता दिया गया। किस एरिया का वो ऑडिट करने आ रहे हैं, कौन लोग उन्हें रिक्वायर्ड होंगे, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन उन्हें रिक्वायर्ड होंगी, वो सारी की सारी वो आपको पहले से बताएंगे ताकि ऑन द डे ऑफ ऑडिट वो सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर्ड हो। ये कोई बहाना ना चले कि जो बंदा वहाँ पे आपको चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो मिसिंग है, इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं चलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ताकि जब ऑडिट आए तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल रही हों। ड्यूरिंग द ऑडिट फिर क्या होता है, अब जब आपकी प्री ऑडिट प्रिपरेशन आपकी होगी, आपकी ऑडिट जब आ गया ऑन द डे ऑफ देयर अराइवल, जो डेट थी वहाँ पे स्पेसिफिक, उस दिन को जब ऑडिट आ जाएगा तो ऑडिटर्स वहाँ पे 3 तरह के मेथड्स को यूज़ करते हैं वहाँ पे ऑडिट करने के लिए। ऑडिट की आप टेक्निक्स भी बोल सकते हैं या प्रोसीजर्स बोल सकते हैं। 3 तरह के मेथड्स को यूज़ करके आप क्या क्या करते हैं वहाँ पे ऑडिट किया जाता है। पहला मेथड होता है पेपर वर्क का। सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक अपनी राय कायम करने के लिए, उसके बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और वहाँ की रिकॉर्ड कीपिंग चेक की जाती है। उसके बाद वर्कर्स को इंटरव्यू किया जाता है। वर्कर्स इंटरव्यू के साथ साथ जो है मैनेजर्स को और वहाँ की मैनेजमेंट को भी इंटरव्यू किया जाता है ताकि आप स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई कर सकें। फिर इसके साथ साथ तीसरा जो स्टेप किया जाता है वो होता है ऑब्जर्वेशंस का। अच्छे जो ऑडिटर्स होते हैं वो वर्क प्लेस, इक्विपमेंट, एक्टिविटीज़ और वर्किंग बिहेवियर्स, वर्कर बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करते हैं और उनकी बेस के ऊपर वो अपनी एक राय कायम करते हैं कि आया ड्यूरिंग वर्क ऑन द वर्क प्लेस या ऑन द एक्टिविटीज़ या ऑन द बिहेवियर, ऑन द ग्राउंड ऑफ बिहेवियर, तो वर्कर्स की इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें बताई गई हैं, आया वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं कि वो उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने पेपर वर्क की तरफ। पेपर वर्क के अंदर ड्यूरिंग द ऑडिट किन किन चीज़ों को देखा जाता है, टिपिकली किन डॉक्यूमेंटेशंस को ड्यूरिंग ऑडिट सबसे पहले आपके जो है ऑडिटर जो है वो अंडर कंसिडरेशन लेते हैं। अब जब पेपर वर्क स्टार्ट होता है सबसे पहले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एक ऑडिटर जो है वो पढ़ता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी पढ़ के आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो जानने की कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, क्या पॉलिसी है, क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, और किस तरह के ये चीज़ें अचीव करना चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो जानते हैं वहाँ से। देन जो आपके प्रीवियस रिस्क असेसमेंट्स हो चुकी हैं, जो सेल्फ सिस्टम ऑफ वर्क्स आपके बने हुए हैं, और आपके रिस्क असेसमेंट को देखेंगे, क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट देखी जाएगी। सेल्फ सिस्टम ऑफ वर्क्स जो आपने वहाँ पे जो हैजर्ड्स आपने आइडेंटिफाई किए होंगे अपने रिस्क असेसमेंट में, उन हैजर्ड्स के लिए आपने जो सिस्टम ऑफ वर्क बनाया है उन सिस्टम ऑफ वर्क को देखा जाएगा, उनकी एफिशिएंसी को देखा जाएगा, उनकी क्वालिटी को देखा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की बेस के ऊपर वो क्या करते हैं, अपनी एक राय कायम करते हैं। देन वर्कर्स के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, कौन सी उन्हें मिनिमम ट्रेनिंग्स प्रोवाइडेड होनी चाहिए, कौन सी प्रोवाइडेड है, कब प्रोवाइड की गई थी, या उन्हें कोई रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है अगर उनकी पुरानी ट्रेनिंग्स को काफ़ी टाइम गुजर चुका है। मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स, जो सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स होती हैं वो अगर वहाँ पे डेली बेसिस पे होती हैं, वीकली बेसिस पे होती हैं, मंथली बेसिस पे होती हैं, तो उन्होंने किन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, किन प्रॉब्लम्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की है, उसकी मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स क्या थे, वहाँ पे किन प्रॉब्लम्स को वो फॉलो अप कर रहे हैं वहाँ पे। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स ऑफ फेलियर्स, अब इक्विपमेंट की मेंटेनेंस रिकॉर्ड आप उठा के देखते हैं मशीनरीज की कि उनकी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की गई है या ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर्स मेंटेनेंस की गई है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर की गई है मेंटेनेंस, तो क्या फेलियर आया था जिसकी वजह से मेंटेनेंस की गई और क्या मेंटेनेंस प्रोवाइड की है उन्होंने वहाँ पे। रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल टूर्स, इंस्पेक्शन, सर्विस, जिस भी तरह की मॉनिटरिंग वहाँ पे हुई है, चाहे वो एक्टिव मॉनिटरिंग की मैयर वहाँ पे ली है उन्होंने या रिएक्टिव का लिया है, इंस्पेक्शन किया है, टूर किया है वहाँ पे उन्होंने, या उन्होंने कुछ सर्वे किया है, तो उनकी जो रिपोर्ट्स होंगी उनको अंडर कंसिडरेशन लेंगे कि आके आया उन्होंने किन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड डेटा इंक्लूडेड नियर मिस इन्फॉर्मेशन, कोई हादसा रुनमा हुआ है पहले तो हादसे की नोयत को देखा जाएगा,
फिर उसके लिए जो है अगर कोई नियर मिस हुआ है उसकी नोयत को देखा जाएगा। फिर अगर वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा या वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके ऊपर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था उनका, आया उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की है या इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। हाँ आया इन्वेस्टिगेशन की है तो क्या उन्होंने जो है प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हैं कि क्या वजह थी वहाँ पे इस हादसे के रुनुमा होने की, एमरजेंसी अरेंजमेंट्स वहाँ पे क्या मौजूद है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी ने कोई इंस्पेक्शन किया है तो क्या रिपोर्ट्स उसके सामने आई हैं, क्या प्रॉब्लम्स उसने हाईलाइट किए हैं, क्या उसके जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। आउटपुट फ्रॉम रेगुलेटरी विजिट, फॉर एग्जाम्पल विजिट रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट एक्शन, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ उस कंट्री की, उस एरिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, अगर उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने कोई विजिट किया है तो उन्होंने अपने विजिट के दौरान कौन से प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, कौन से नॉन कन्फर्मेंसेस उन्होंने देखी वहाँ पे। देन लास्ट के ऊपर रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर कंप्लेंट्स, जो वर्कर्स आया कोई कंप्लेंट्स है, वर्कर से कंसल्टेशन कोई की गई है, जो भी उसके प्रॉब्लम्स है अगर वो हाईलाइटेड है तो उनको डिस्कस किया जाएगा और उनको हाईलाइट किया जाएगा। तो मतलब ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद कोई भी डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट का भी ताल्लुक बनता है आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ, जो डॉक्यूमेंट भी आपका लिंक है आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ, तो हर उस डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट अंडर कंसिडरेशन लेते हैं और उनको डिटेल स्टडी किया जाता है और उनमें जो प्रॉब्लम हाईलाइटेड होती हैं उनको जो है वहाँ पे कंपाइल करके नोट डाउन किया जाता है। अब जब आपने क्या किया, आपने काम किया, डॉक्यूमेंटेशन देख ली आपने, डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा वहाँ पे वर्कर्स का इंटरव्यू। आपने वर्कर्स को दूसरे नंबर पे इंटरव्यू किया, वर्कर्स को इंटरव्यू करके आपने वेरीफाई किया कि वर्कर्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैनेजर्स की तरफ आपने इंटरव्यू किया, वो आपने ये वेरीफाई किया कि मैनेजर्स की तरफ से कौन सी चीज़ें वहाँ पे जो है वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे कंप्लाई की हुई या उन्होंने इन्फोर्स की हुई हैं या उन्होंने अप्लाई की हुई हैं और क्या वो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सोचते हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, वो आपने वहाँ पे डिस्कस किए। देन जब तीसरे स्टेप की तरफ आप आते हैं वहाँ पे आपने क्या कर दिया, पहला स्टेप डॉक्यूमेंटेशन देख लिया, दूसरे स्टेप पे आपने क्या किया वर्कर्स को इंटरव्यू कर दिया। अब आप तीसरे स्टेप की तरफ आ रहे हैं और तीसरा स्टेप आपके पास क्या है कि आपने स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करने के बाद जो तीसरा स्टेप आपका था वो तीसरा स्टेप आपका था ऑब्जर्वेशंस का। अब आपने ऑब्जर्व किया वहाँ पे वर्क साइट को, वर्क साइट पे पहले आप क्या ऑब्जर्वेशन किया, आपने देखा कि वर्क साइट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है, जो हमने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग है, वर्क साइट में कोई प्रॉब्लम है। वर्कर्स की बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स अनसेफली काम करें, सेफली काम करें, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा है और उन सारी चीज़ों को आपने वहाँ पर देखा, आपने उन चीज़ों के बारे में अपनी एक राय कायम की। तो मतलब आप जनरली ऑब्जर्व करके भी साइड के बारे में आप वेरीफाई कर लेते हो कि जो चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं आया वो वहाँ पर अप्लाइड भी हैं कि नहीं अप्लाइड। इन सारी चीज़ों की बेस के ऊपर आप अपनी एक रिपोर्ट बनाते हो, फिर उसके बाद आप तीसरे स्टेप की तरफ जाते हो कि जो एट द एंड ऑफ द ऑडिट की जाती है, ऑडिट के एंड के ऊपर जब आपने जो रिपोर्ट अपनी बना दी, तैयार कर दी, आपने कंक्लूजन डेवलप कर दिया, आपने प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर दिए, तो फिर एट द एंड ऑफ द ऑडिट यूजुअली एक मीटिंग जो है जिसको बोला जाता है क्लोज आउट मीटिंग, आपकी टॉप मैनेजमेंट के साथ वो मीटिंग वहाँ पे रखी जाती है, जिस मीटिंग के अंदर उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उनके साथ डिस्कस किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके पॉसिबल सोल्यूशंस भी बताए जाते हैं, जिसके बाद उसके फॉलो किया जाता है रिटन रिपोर्ट के साथ। जब आप प्रॉब्लम्स बता देते हैं, उनके सोल्यूशंस बता देते हैं, तो आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स भी इवन बता देते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको करने के लिए, तो उसके साथ ही आप एक रिटन रिपोर्ट भी क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। It is the responsibility of management at all levels to ensure recommendations for improvement are communicated and implemented। अब जो वहाँ पे जो recommendations थी, अब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन recommendations को फॉर इम्प्रूवमेंट, डेफिनेटली वो recommendations जो हैं इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, वो अपने सारे के सारे वर्कर्स के साथ जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो लोग उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। इस तरह से सेम लाइक एक एग्जांपल दी गई यहाँ पे। और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस के लिए भी ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर आप ISO 45001 सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो आपको उसलिए ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑडिट नंबर ऑफ रीजंस की वजह से हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ऑडिट की दो बड़ी टाइप्स है हमारे पास, एक है जी एक्सटर्नल ऑडिट और एक है जी इंटरनल ऑडिट। अब दोनों को हम डिस्कस करते हैं। अब दोनों जो अप्रोचेज हैं, दोनों के कुछ एडवांटेजेस हैं और दोनों के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल ऑडिट को। एक्सटर्नल ऑडिट हमारे पास वो ऑडिट होता है जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम किसी से करवाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी थर्ड पार्टी से जो हम ऑडिट करवाते हैं वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल ऑडिट। पहले इसके एडवांटेजेस की तरफ जाते हैं, फिर हम डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं। इसका एडवांटेज सबसे पहला ये है कि इंडिपेंडेंट होगा किसी भी इन्फ्लुएंस से, किसी भी इंटरनल इन्फ्लुएंस, कोई भी इंटरनली उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, बाहर से लोग आ रहे हैं ऑडिट कर रहे हैं, तो लिहाजा आप उनको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से काम करेंगे बगैर किसी दबाव के। वहाँ पे फ्रेश पेयर्स ऑफ आइज होंगी। फ्रेश पेयर्स ऑफ आइज से मुराद ये है कि वहाँ पे वो नए लोग होंगे, उन चीज़ों को रोज़ देख देख के उनके जहन के ऊपर वो चीज़ें बैठी भी नहीं होंगी, उनको वो वेनिश नहीं हुई होंगी, तो उनके लिए वो नई चीज़ें होंगी और फ़ौरन से उन हैज़र्ड्स को क्या करेंगे वहाँ पे वो हाईलाइट करेंगे वहाँ पे।
जाहिर सी बात है जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके पास वाइडर एक्सपीरियंस होगा हर तरह के वर्किंग एनवायरनमेंट का, तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वो जाता है, रोज़ का उसका काम है, कभी एक फैक्ट्री में, कभी दूसरे में, कभी एक वर्किंग एनवायरनमेंट में, कभी दूसरे में, तो उसके पास डिवर्सिफाइड जो है उसकी एक्सपीरियंस होगा, तो उसकी एक्सपीरियंस से आपको ज़्यादा फायदा होगा और इसी वजह से उसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी वो भी ज़्यादा वेटेज रखेंगी, ज़्यादा अहमियत रखेंगी। एक तो अहमियत इसलिए भी रखेंगे कि आपके पैसे लगे हैं, ठीक है, दूसरी अहमियत इसलिए रखेंगे कि वो हाईली कॉम्पिटेंट लोग होंगे। तो ये हमारे सारे जो है एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, सबसे बड़ा ये है कि एक्सपेंसिव है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बाहर से ला रही है, उनके रिहाइश का, खाने पीने का, फिर उनके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस, फिर उनके जो है फ़ी होगी, वो सारे एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करने पड़ते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है उसमें। ड्यूरिंग द ऑडिट आपके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो आगे पीछे हुए होते हैं, उनको उनके साथ टाइम देना पड़ता है उन लोगों को, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने ऑडिटर एक ऐसा हायर कर दिया जो उस बिज़नेस को ही नहीं समझ पा रहा, और अगर उस बिज़नेस को नहीं समझ पा रहा तो उसको लिए जो वो फिर सजेशंस देगा वो इम्प्रैक्टिकल होंगी वहाँ पे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं वो इंटिमिडेट कर देते हैं, वो दब जाते हैं वर्करों से सहम जाते हैं, डर जाते हैं, और उन्हें वो सारी हर तरह की जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, तो इनकम्प्लीट एविडेंस उनको मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई शायद ये हमारे जो है पकड़ लेगा, हमें कुछ सज़ा दे देगा, कोई फाइन कर देगा, तो इस तरह की वो एक जो है मिसकंसेप्शन पाया जाता है वर्कर्स के जहन में। तो इस वजह से वो वर्कर्स उनसे खुल के बातचीत नहीं करते, उन्हें हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है किसके, एक्सटर्नल ऑडिट के। फिर हमारे पास आ जाता है जी इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट के कुछ वो ऑडिट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल वर्कर से करवाती है, जो उसके रोज़मर्रा के काम करने वाले बंदे हैं, उनसे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करवाएगी तो वो उसका कहलाता है, इसका इंटरनल ऑडिट कहलाता है। एडवांटेज सबसे पहले इसका ये है कि लेस एक्सपेंसिव है, मतलब वो आपके ही वो एम्प्लॉयज़ होंगे, रोज़मर्रा आपके पास काम करते हैं, उनको आपने एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दी हुई ऑडिट की, या ऑडिट टीम अगर आपने हायर भी की है तो आपने एक मिनिमल चार्जेस के ऊपर की हुई होगी, या मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी वर्कर्स ही होते हैं, कोई टॉप मैनेजमेंट के, उनको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के और आपने उनको एक एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे ड्यूटी दी होती है ऑडिट की, बट उनको मस्ट वो ट्रेन होने चाहिए, विदाउट ट्रेनिंग तो कोई उनका फ़ायदा नहीं है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑडिटर्स ऑलरेडी जो है बिज़नेस के बारे में जानते हैं, उनको बिज़नेस की रियलिटीज़ का ईच एंड एवरीथिंग का पहले से पता होता है, तो लिहाजा वो बेहतर तरीके से वहाँ पे वो अपने ऑडिट भी कर सकते हैं और वो रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं अपने जो है गोल उसका वो भी, इसको भी। अब इससे एक ये भी फ़ायदा है कि इम्प्रूव होती है वहाँ पे ऑनरशिप्स ऑफ इशू फाउंड, जो इशूज़ फाउंड होते हैं, वो मसाइल जो उजागर करते हैं, तो उसकी ऑनरशिप बढ़ती है, क्योंकि उनके इंटरनल लोगों ने वो की है, और वो इंटरनली वो गर्व करती है ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स के ऊपर कि मेरे ही वर्कर्स मेरे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके मेरे सामने लेके आ रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। और इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंटरनल कॉम्पिटेंसी वहाँ पे बिल्डअप होती है। आपने एक बंदे को जो है वहाँ पे ऑडिट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है, अब वो उसके साथ जो है टीम के अंदर 3-4 बंदे और काम कर रहे हैं, तो इंटरनली जो है आपके लोगों को जो है शऊर आ रहा है, उसके साथ साथ वो स्किल सीख रहे हैं ऑडिट की, और कल को अगर करना पड़ेगा तो वो सारे ऑडिट मिलके कर सकते हैं। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि भाई कि जो इंटरनल ऑडिटर्स होंगे वो हर तरह के इश्यूज़ को वहाँ पे हाईलाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फ्रेश पेयर्स ऑफ फाइल्स तो होंगी नहीं, वो रोज़मर्रा इन चीज़ों को देखते हैं, तो वो कुछ चीज़ों को इंटिमिडेट करके उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं वहाँ पे। ये भी हो सकता है कि उन ऑडिटर्स के पास गुड नॉलेज ना हो इंडस्ट्रीज़ का और लीगल स्टैंडर्ड्स का, क्योंकि उनका कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस तो है नहीं है, उनका इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस तो है नहीं है कि हर तरह की वो इंडस्ट्री और उसका लीगल स्टैंडर्ड्स के बारे में वो नॉलेज रखते हो, तो उनका नॉलेज भी मिनिमल होगा, क्योंकि एक ही तरह के इन्वायरमेंट वो काम करते रहे हैं। तो लिहाजा जब डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, तो फिर ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है। बाज़ औक़ात उन ऑडिटर्स को अगर ट्रेन नहीं किया हुआ तो उनके पास स्किल ही नहीं होगी ऑडिट की, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है आपको। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि इंटरनल ऑडिटर हैं, आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, तो फिर वो इंटरनल इन्फ्लुएंस से बालातर तो ना हुए ना, वो तो अंडर इन्फ्लुएंस रह के काम करेंगे, उनको तो कोई इंटिमिडेट करेगा तो कर सकता है, उन्हें कोई दबाएगा, उन्हें कोई फोर्स करेगा तो वो फोर्स करके उनसे काम निकलवा सकता है। तो इंटरनल ऑडिट की सबसे बड़ी जो हमारे पास खामी है वो यही खामी है कि वो आपके इंटरनल वर्कर्स होने की वजह से वो क्या हो रहे होते हैं वहाँ पे, इंटिमिडेट हो रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग वर्किंग एनवायरनमेंट, कि आपके इंटरनल ऑडिटर्स को क्या किया जा रहा होता है, वहाँ पे इंटिमिडेट किया जा रहा होता है, इंटिमिडेट करने की वजह से जो है वो उनके प्रॉपर्ली अपना काम वो नहीं कर पा रहे होते। जी, आज का हमारा टॉपिक था बेसिकली ऑडिट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट को किस तरह से किया जाता है, किन 3 स्टेप्स के अंदर हम ऑडिट को करते हैं। सबसे पहले हमने प्री ऑडिट प्रिपरेशन को पढ़ा, फिर ड्यूरिंग ऑडिट पढ़ा, हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग ऑडिट हम किन किन चीज़ों को क्या क्या काम करते हैं, हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, वहाँ पे साइट ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहाँ पे वर्कर्स को इंटरव्यू हम करते हैं, तो ये सारे काम हमारे क्या होते हैं, ड्यूरिंग द ऑडिट होते हैं। एट द एंड ऑफ द ऑडिट फिर हमने डिस्कस किया, एक क्लोज आउट मीटिंग की जाती है, जिस मीटिंग में उस ऑडिट के बारे में जो फाइंडिंग्स होती हैं वो डिस्कस करके एक सबमिट की जाती है ऑडिट रिपोर्ट।
तो होपफुली आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको जो है समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।